अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हमारे पास फाइनल का क्या कहना चाहिए कि हमारे पास फाइनल की केस स्टडीज है। ठीक है। तो फाइनल के अंदर हमारा फाइनल 40 मार्क्स का है, आपको जैसे ऑलरेडी मालूम है। उसमें से हमारे पास 5 केस स्टडीज आ रही हैं फाइनल के अंदर। तो हमारे पास ओवरऑल 7 केस स्टडीज थी, बट फाइनल के अंदर हमारे पास 5 केस स्टडीज आ रही हैं। जैसे पहली केस स्टडी है हमारे पास रिपल की। रिपल वाली, अगर आपको याद हो, तो एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी। तो वो वाली केस स्टडी आ रही है, जो क्रिप्टो के ऊपर बेस कर रही है। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरी केस स्टडी है। वो हमारे पास है रेडियस एनर्जी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो स्मार्ट मीटरिंग वाली थी। जो हमने एक पढ़ी थी स्मार्ट मीटरिंग, जो इंडिया की केस स्टडी थी, उससे सवाल आ रहा है हमारे पास। जो तीसरी केस स्टडी है हमारे पास वो है लिवाइस से रिलेटेड। जो उन्होंने लिवाइस ने एआई अपने पास यूज किया था अपने पास तमाम डिफरेंट चीजों के लिए, तो उस रिलेटेड आ रही है। उसके बाद हमारे पास फिर आ रही है तीसरी उबर से रिलेटेड। जो उन्होंने एक्सप्रेस पूल लॉन्च किया था कि अगर मल्टीपल लोग मिलके आ, अपने पास शेयर करें, तो इससे रिलेटेड वो वाला आ रहा है हमारे पास। और जो आखिरी केस स्टडी है वो हमारे पास है ए बैंक, वो जो ए बैंक के ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जो उनके अपने ही इंटरनल एम्प्लॉइज थे। तो ये 5 केस स्टडीज आ रही हैं दोबारा से। पहली आ रही है हमारे पास रिपल की, क्रिप्टो के ऊपर। दूसरी आ रही है हमारे पास स्मार्ट मीटरिंग इंडिया वाली, जिसके अंदर उन्होंने अपने मीटर इंट्रोड्यूस किए थे। तीसरी आ रही है हमारे पास लिवाइस की, जिन्होंने एआई इंट्रोड्यूस किया था। चौथी आ रही है उबर की, जिन्होंने एक्सप्रेस पूल इंट्रोड्यूस किया था। और पांचवी आ रही है ए बैंक की, जो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का इस पे अटैक हुआ था। ठीक है। तो ये 5 केस स्टडीज हैं, हर केस स्टडी से ए बी करके सवालात आ रहे हैं। तो 5 केस स्टडीज हैं, 5 सवाल आते हैं। हर सवाल के 2 पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर। अगर कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, ताकि मैं दोबारा बता दूं, वरना फिर हम आगे बढ़े। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी तरह की? तो सर। जब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस। यस सर, नजर आ रही है। अच्छा भाई, पहली केस स्टडी से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रिपल से है। रिपल बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है। पहली बात ये है कि भाई ये ब्लॉकचेन क्या होता है। हाँ भाई, एनीवन, ब्लॉकचेन क्या होता है? हाँ भाई, ब्लॉकचेन क्या होता है? सर, ब्लॉकचेन एक तरह का डेटा स्टोरेज होता है जिसमें वंस डेटा इज लाइक आप अपलोड करते थे, देयर इज नो एडिटिंग, या आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। एंड इट इज लाइक एक चेन की तरह होता है। डेटा इज लिंक्ड विद ईच अदर के एक इजीली कहें तो एक गूगल डॉक है जिसमें आप डेटा सब डाल तो सकते हैं बट एडिट कोई नहीं कर सकता। हम्म देखो भाई, हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर होता ये है कि इट्स अ चेन। चेन इस तरह से होती है, हमारे पास डिफरेंट लोग होते हैं, हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होती है, डिफरेंट लोकेशन होती हैं। वहां पे सारा जाके ये डेटा स्टोर होता है। मल्टीपल जगहों पे स्टोर हो रहा होता है। इसका फायदा यही होता है कि आप एक एंड से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको करना पड़ेगा तो आप तमाम जगहों से एडिट करोगे, एक जगह से एडिट नहीं होता। ये सेंट्रलाइज नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। अलग अलग जगहों पे, मल्टीपल जगहों पे स्टोर हो रहा है। और अगर आपको कोई भी मैनिपुलेशन करनी है तो आप एक जगह पे नहीं कर सकते, आपको तमाम जगहों पे करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सिक्योर्ड है।
तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, डिलीटिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक चेन है। चेन का मतलब ये पूरी चेन बनी हुई होती है, जो पिछले टोकन से उनसे ही रिलेट कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। अगर किसी ने डिलीट करने की कोशिश की तो पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सिक्योर है, क्योंकि ना इसमें एडिट हो सकता है ना इसमें डिलीट हो सकता है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस चलता जाता है, और इसीलिए हम इसको कह रहे होते हैं कि भाई ये सिक्योर्ड है। ठीक है। ब्लॉकचेन की बेसिस पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें नजर आया, वो था हमारे पास क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन में जो सबसे ज्यादा हमने एडवांटेज देखा है, ब्लॉकचेन का यूज देखा है। मसलन हम इसको करना चाहे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको अडॉप्ट करना चाहें तो हम गवर्नमेंट टेबल पे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मसलन जैसे लास्ट टाइम बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते। यार मैं इसकी बेल बंद कर दूं। हाँ, कि आप जब आपके पास इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इलेक्शन के लिए आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे लग रहे होते हैं कि धांधली हुई है, और हर बंदा ही यही कह रहा होता है जितने हारे, धांधली हुई है। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये दिया गया था कि अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे तो इसमें सारे सोल्यूशन निकल आएंगे, क्योंकि ये ना एडिट हो सकता है ना डिलीट हो सकता है, तो जो होगा फ्री एंड फेयर होगा। ठीक है। बट इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। मगर हमने जो सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन देखी है वो देखी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक है। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि अभी पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करने जा रही है कि ऐसे तमाम लोग जो बिटकॉइन की माइनिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए रेट्स पे। बट वापस से याद रहे कि बिटकॉइन जो है अभी भी इलीगल है। जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो पाकिस्तान में इलीगल है। मगर अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट का ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको लीगलाइज करने की तरफ सोच रही है, क्योंकि स्पेशली जो अभी माइनिंग पे बात हुई है कि 2000 मेगावाट बिजली जो है वो स्पेशली डेडिकेट कर दी गई है किसके लिए, जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करेंगे उनके लिए। और उनको स्पेशली सब्सिडाइज रेट दिए जाएंगे। ठीक है। खैर, बट अभी तो फिलहाल ये सब बातें हैं, जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती जब तक की। ठीक है। मगर हमें देख के लगता है कि बहुत जल्द अनकरीब ये लीगलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं वापस से क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इतनी ज्यादा आगे क्यों गई, क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो जिसमें लोग ट्रेड करना चाहते हैं। वजह क्या है, क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। वापस सोचो, देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटलाइज करेंसी। क्या है? डिजिटलाइज करेंसी। प्रॉब्लम ये है, आपके पास यहाँ से कोई भी फंड ट्रांसफर करना होता है और वो फंड जाता है डायरेक्टली बैंक, और बैंक के थ्रू आप कर रहे होते हैं। आपको कोई भी मनी ट्रांसफर करनी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, थ्रू बैंक। अगर बैंक से नहीं की तो आपके पास रिस्क है, आप फंस जाएंगे। क्योंकि बैंक अगर बाईपास करके जाएगी तो वो कहलाएगी कि आपने ब्लैक मनी है। फिलहाल अगर हम थोड़ी सी बात करें पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के, तो एक जो इससे पहले रिजीम था नवाज शरीफ वाला, उनको क्यों निकाला, उसकी वजह यही थी। वो ये कह रहे थे आपने जो इंडस्ट्रीज लगाई हैं बाहर मिडल ईस्ट में, उसके लिए पैसा यहां से वहां कैसे गया। अगर वो थ्रू बैंक गया है तो आप हमें वो रसीद दिखाएं, क्योंकि अगर बैंक से जाएगा तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं बैंक में रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर बैंक से नहीं गया तो वो इलीगल करेंसी ट्रांसफर है। ठीक है। तो जितनी पेमेंट्स हैं वो सब की सब थ्रू बैंक जाएंगी। अब बैंक से जाने का मतलब ये है कि उसको रेगुलेट करेगा कौन, स्टेट बैंक रेगुलेट करेगा, उस बैंक के थ्रू जा रही होगी और थ्रू स्विफ्ट कोड जा रही होगी। अब जब भी स्विफ्ट के थ्रू जाएगी तो स्विफ्ट अपने अलग से चार्जेस लेता है, जो कि अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें सामने नजर आई। पहली, थ्रू स्विफ्ट जाएगी जिसकी एक हैवी कॉस्ट होगी।
और दूसरी थ्रू बैंक जाएगी। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर के अंदर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अप्रूवल्स बीच में आ जाती हैं, रेगुलेशन बहुत सारी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वजह क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो या कोई इलीगल ट्रांसफर ना हो। इसको समझो इस तरह से। अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि उसको वापस से एफएटीएफ में डाल दिया जाए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, उसमें ग्रे लिस्ट में वापस डाल दिया जाए। ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होता क्या है? एफएटीएफ बेसिकली एक इदारा है जो करता क्या है, हर मुल्क को मॉनिटर कर रहा होता है कि उसके जो फंड्स हो रहे हैं वो किस तरह से जा रहे हैं। अगर फंड सही यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सब हो गए हैं, तो वो व्हाइट लिस्ट है। अगर फंड्स के अंदर कहीं भी उनको कोई नजर आता है कि भाई उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हो रही है या मिसयूज हो रहा है, तो वो ग्रे लिस्ट में डालते हैं और उस पर नजर रखते हैं, और आपके पास जो है वो आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है उनको लिमिटेड कर देते हैं। और अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो फिर आपके बहुत ज्यादा उस पर सैंक्शन लग जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो तीन तरह की होती है, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ गया है। बट अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान इंडिया के साथ, तो इंडिया ने पहली कोशिश ये की कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन ना मिले। उसके बाद जो से दूसरी कोशिश की वो ये थी कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में वापस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, कि कि वापस से सैंक्शन लगने स्टार्ट हो जाए। बट अभी तक फिलहाल हम सेफ हैं। तो हमें अपनी जितनी भी करेंसी ट्रांसफर हो रही होती है उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत इलीगल ट्रांसफर हो गया या ऐसी कोई जो इलीगल फर्म है वहां पे चला गया, तो आपके ऊपर भी वो इश्यूज या वो पेनल्टीज लग जाएंगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि जितनी मनी ट्रांसफर हो रही है वो सब की सब थ्रू बैंक जा रही है और वो मॉनिटर हो रही है। ये है सेंट्रलाइज। एक जगह से क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है, जो कि आपका सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक है। ठीक है? और उन्हीं का सिस्टम है जो कि स्विफ्ट है, और स्विफ्ट के जरिए सब जगह पे मनी ट्रांसफर हो रही है, तो वो इजीली मॉनिटर और ट्रेस किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट में हमारे पास एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, ये सब आजाद है। ठीक है? बीच से बैंक को आपने बाईपास कर दिया, जितना चाहे जहां चाहे आप ट्रांसफर कर सकते हैं एट वेरी 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 लो कॉस्ट। ना टाइम लगेगा, ना मॉनिटरिंग हो रही होगी, ना कॉस्ट लगेगी। तो इसलिए लोग जो है वो प्रीफर कर रहे होते हैं क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है? बट गवर्नमेंट जो है इसको अपोज कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स लोग पे नहीं कर रहे होते। गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही होती। ठीक है? तीसरा, गवर्नमेंट को एक रिस्क होता है, वो ये कि भाई जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये मॉनिटर कौन कर रहा है, कौन रेगुलेटरी बॉडी है। तो अगर किसी भी के बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसका कौन जवाबदेह होगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है उसको कोशिश कर रही होती है कि क्रिप्टो करेंसी को ऐसे ना छोड़ा जाए, या अगर इसको अलाउ किया जाए तो इसको रेगुलेट करके अलाउ किया जाए। और अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो जो डिसेंट्रलाइज वाला कॉन्सेप्ट है वो फिर से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। गवर्नमेंट जो है उसका एक वजह और भी थी, वो ये थी गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जो ब्लैक मनी थी वो इजीली वाइट होनी शुरू हो जाएगी इसके थ्रू। ठीक है? तो गवर्नमेंट को एक ऑब्जेक्शन ये भी है। तो खैर अलग अलग ऑब्जेक्शन है अलग अलग गवर्नमेंट के पास, बट सबका एट द एंड यही वजह है कि ये डायरेक्टली हो रही होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, गवर्नमेंट की कंट्रोल से निकल जाएगी। दूसरा, टैक्स कलेक्शन हमारे पास से खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज है जिस वजह से गवर्नमेंट इनको लीगलाइज नहीं कर रही है। ठीक है? इसी तरह से एक हमारे पास और आया था, वो था XRP। देखो, क्रिप्टो करेंसी का जो एक सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप उसको इन कैश इजिली नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि बहुत सारी जो है वो कहते हैं कि ये करेंसी के तौर पे नहीं है। बहुत सारी जगह पे इसको ट्रेडिंग नहीं मानी जाती, बहुत सारी कमोडिटीज के बदले में नहीं दी जाती। इस तरह से बहुत सी जगहों पे इसको इन कैश कराना इतना आसान नहीं है। तो हमारे पास फिर इस इशू के लिए डिफरेंट करेंसीज और भी इसमें आई, जो क्रिप्टो करेंसी थी जो कि इसको इन कैश कराने
लग गई थी, जिसमें से एक करेंसी थी XRP, जिसका मकसद बेसिकली ये था कि ये आपको एक वर्चुअल करेंसी देगा, जिसके अंदर आप अपने पैसे इसमें एक्सचेंज करवा सकते हैं, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं इसके थ्रू, और इनकैश करवा सकते हैं। तो आपको दुनिया में कहीं भी पेमेंट भेजनी है तो आप XRP के थ्रू भेज सकते हैं, और वो करेंसी जो है बैंक के थ्रू वहां से इनकैश भी हो सकती है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था XRP का, कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। जब आप XRP में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा क्या होगा, आपको स्विफ्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्विफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी तो दैट मीन्स कि आपकी कॉस्ट भी बच रही है, आपका टाइम भी बच रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो एक इशू आता है वो ये आता है कि भाई, लेट सपोज आपसे कहा जाए कि भाई इसके अंदर XRP जब लॉन्च किया था तो इसको इनिशियली क्या इश्यूज फेस करने पड़े। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्ज करो भाई एक नई आप डिजिटल करेंसी शुरू कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़े होंगे, आप क्या कहोगे? लेट सपोज मैं एक नई करेंसी इशू करता हूँ, ABC करेंसी, ABC कॉइन। ठीक है। जो भी ये कॉइन लेगा वो इजीली बैंक के थ्रू इसको इनकैश करा सकता है। ठीक है। अब मुझे इस कॉइन को लॉन्च करने में क्या इशू फेस करने पड़ेंगे? हाँ एनीवन? हाँ भाई। एनीवन? सर और आ रही है सबको? सर कम सर कंप्लायंस और रेगुलेशन का इशू होगा। वापस 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 सुनो भाई। कंप्लायंस और रेगुलेशन का, भाई हम क्रिप्टो तो यूज इसलिए कर रहे होते हैं, जितने भी क्रिप्टो है बताओ कौन ओनर है इनका? कोई ओनर नहीं है, सर कंप्लायंस नहीं है। हाँ बोलो। सर कुछ लाइक कुछ देयर शुड बी सम रूल्स ना, कि हर बिल्कुल ही आप बगैर रूल्स के तो ऑपरेट नहीं कर सकते ना, थोड़े तो देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड या कुछ रूल्स तो होंगे ना आपके साथ। ओके, लेट्स से, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि इस वक्त सबसे जानी मानी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? सर कौन सी है? बिटकॉइन। 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 बिटकॉइन कौन रेगुलेट कर रहा है? नो आई वन। डोंट नो सर। नो नो वन। वन। इनका इशू यही तो है गवर्नमेंट को, जो एक इशू वो ये है कि भाई अगर आपका पैसा बैंक में है तो बैंक के ऊपर स्टेट बैंक भी बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठी हुई है रेगुलेट करने के लिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाना। मगर अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो रेगुलेट कौन करेगा? अगर वो भाग जाता है मसलन, मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक आया था वन कॉइन के नाम से, पर बाकी जगह भी लॉन्च हुआ था, बट पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी में ये आगे बढ़ रहा था, और एट द एंड बाद में बदला कि वो पैसे लेके भाग गए। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो रेगुलेटरी का तो इशू है इसका सारा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको रेगुलाइज नहीं कर रही। हाँ भाई, यस क्या सर। इशू आएंगे? देखो अगर फर्ज करो मैं आपसे कहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी क्रिप्टो के अंदर, आप किस में करोगे? पैसे हैं आपके पास, किसी क्रिप्टो में करनी है, किसमें इन्वेस्ट करोगे? सर बिटकॉइन में ही करेंगे। क्यों? सबसे ज्यादा रिनाउंड है। देखो, रिनाउंड के मसला नहीं है, तुम्हें क्या उस पर ट्रस्ट है? तुमने देखा इतने अरसे से ये चलता आ रहा है, मुस्तकिल इसकी ग्रोथ हो रही है, ऊपर जा रहा है, अभी तक इसमें कोई फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ। जो जब तक कोई मसला नहीं आया इसका मतलब है ये ऑथेंटिक है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप क्या हर एक से शॉपिंग कर लेते हो? आप ये देखते हो कि भाई जहां से मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन, इस पे ट्रस्ट कितना है? लेट सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन परचेज किया था पाकिस्तान में, तो मेरे साथ धोखा हो गया। प्रोडक्ट ऑर्डर कुछ की थी, कुछ और आई, अब जब फोन करे तो फोन भी नहीं मिल रहा। तो मेरे साथ ये हो चुका है। उसके बाद से फिर मैंने दराज से यूज करना शुरू किया, अब टेमो यूज कर रहा हूँ, बट मेरे पास अब तक कोई इशू
नहीं आया, अगर कोई मसला भी प्रोडक्ट में निकलता तो वो रिप्लेस हो जाती है मेरे पास। तो इससे क्या हो गया, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो अगर कोई रेगुलेट नहीं भी कर रहा, मगर अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इतने अरसे में अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि ऑथेंटिक होगी। मगर अगर कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, तो आपका जो सबसे पहला इशू आएगा वो कौन सा होगा? ट्रस्ट का। कि भाई ट्रस्ट कैसे कर लें अगर ये भाग गया पैसे लेके तो। क्लियर है? बात समझ में आई? अरे जवाब तो दो यार, तुम लोग जवाब नहीं देते हो। हेलो, मेरी बात समझ में आई? आ गई सर, आ गई। ठीक है। तो एक तो होता है जी सर, आ ट्रस्ट की गई। वजह से। अच्छा, दूसरी फिर हमारे पास वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि XRP बेसिकली लॉन्च हुआ था एज अ करेंसी के तौर पे। एज अ करेंसी के तौर पे जिसको यूज किया जा सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाए? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, पेमेंट्स के लिए इसको किया जा सके, ताकि अगर आपको विड्रॉ करना हो आप विड्रॉ करवा सकें, पेमेंट करनी हो पेमेंट कर सकें। इसके लिए बेसिकली XRP इंट्रोड्यूस किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या? XRP ट्रांजैक्शंस के लिए कम, स्पेकुलेटिव करेंसी के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। मसलन ट्रेडिंग के लिए, खरीदना बेचना। लेट से आपके पास अगर डॉलर हो और आपको मालूम है कि ये ऊपर जाने वाला है, आप क्या करोगे? आप परचेस करके रख लोगे। जैसे ऊपर आएगा आप बेच दोगे। आप कर क्या रहे हो? आप डॉलर को एज अ करेंसी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो? एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको यूज कर रहे हो। पसंद में आई? तो XRP भी क्या था? एक करेंसी के तौर पे सामने आई थी। बट लोग उसको इस्तेमाल किस तरह कर रहे थे? एज अ प्रिडिक्टिव करेंसी के तौर पे, या आप ये कह लो कि क्या कहना चाहिए इसके लिए, स्पेकुलेटिव एसेट्स के तौर पे, कि जिसको आप खरीदो और बेच सकते हो। तो लोगों ने इसकी ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, ट्रेडिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, बजाय इसको एज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के तौर पे लेते। बस समझ में आई? यस सर। तो देखो, एक हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास ऐसी करेंसी जो पेमेंट के लिए इस्तेमाल होनी है, और एक ऐसी करेंसी है जिसको आप खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को एज अ करेंसी के तौर पर ट्रीट करते हैं? आप करेंसी ट्रीट करते हो उसको, या एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हो? सर ज्यादातर लोग एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली, एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो XRP के साथ भी प्रॉब्लम यही आई कि ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होनी थी, जबकि लोगों ने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो सबसे बड़ा पहला इशू इनको फेस हुआ वो यही था कि भाई लोग इसका मिस यूज कर रहे हैं, जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था उससे हट गए। ठीक है। दूसरा दूसरी फिर वही वाली बात थी कि भाई हमारे पास एक नई करेंसी स्टार्ट हुई है, तो लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं था, अनसर्टेनिटी थी। फिर हमारे पास ट्रस्ट आने के लिए हमारे पास बैंक, क्योंकि विड्रॉ करोगे तो बैंक चाहिए होंगे। बैंक इनके पास इतने ज्यादा नहीं थे कि हर जगह से ये आपके पास इन कैश की जा सके। तो इनके पास ट्रस्ट का और अनसर्टेनिटी का या रेगुलेटरी का बहुत ज्यादा इशू आना शुरू हो गया था। फिर इनको एक और मसला आया, वो ये था कि वॉलेटिलिटी। जब इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वो मार्केट में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपका कुछ और था, यूज किसी और वजह से हो रही है, तो उस वजह से उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई है। क्लियर है? क्लियर? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है XRP के अंदर? नो सर। ठीक है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। एक्सआरपी वाले केस में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? आगे बढ़ जाए। यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास
यार 2 मिनट लिखना। अच्छा भाई, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास क्या था? हमारे पास एक लेवाइस की थी बेसिकली केस स्टडी। लेवाइस करती क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है पीछे का कि क्या करती है वो। डिफरेंट वो गारमेंट्स वगैरह के अंदर है और सब कुछ है। अच्छा, मसला क्या है इसकी? अगर हम देखें इस पूरे कहानी का मकसद क्या है। देखो, लिवाइस जो है वो काम कर रही थी। किस तरह काम कर रही थी? तमाम काम जो कर रही है उसको प्रिडिक्ट कर रही है, फोरकास्ट कर रही है। अच्छा, फोरकास्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ आया? जब कोविड-19 आया। ठीक है। अब देखो, हम जब प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। हम्म, हाँ, देखो, जब हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो प्रिडिक्शन के अंदर हमारे पास 2 तरह के एरियाज होते हैं। देखो, कोई भी फर्म अगर काम करेगी तो वो लाजमी तौर पे फोरकास्टिंग कर रही हो। अब वो चाहे फोरकास्टिंग मैनुअल करे या ऑटोमेटेड सिम करे। ठीक है। या चाहे वो एआई यूज करे। अब इनके पास प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग जो काम कर रहे थे ये मैनुअली काम कर रहे थे। अब मैनुअली काम करने में फोरकास्टिंग हो तो रही थी, बट इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इनकी नहीं थी। जबकि जो इन्होंने फिर क्या यूज किया, इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हम एआई यूज करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने फिर एआई को यूज करना शुरू कर दिया और एआई के थ्रू इन्होंने फोरकास्टिंग करनी शुरू कर दी। उस एआई से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब कोविड-19 आया तो इनके पास तमाम की तमाम चीजें आउट हो गई। देखो भाई, एक बात याद रखो। जब भी आप कोई भी प्रिडिक्शन करते हो, कोई प्रिडिक्टिव मॉडल यूज कर देते हो, तो हमेशा याद रखो प्रिडिक्शन जो होती है वो की जाती है ऑन पास डेटा की बेसिस पे। चाहे मैनुअल प्रिडिक्शन हो, फोरकास्टिंग हो, या कोई ऑटोमेटेड आए पास कोई चीज चल रही हो, एआई चल रहा हो, कोई भी हो, डेटा लाजमी तौर पे रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये जब कर रहे थे डेटा पे तो इनकी एक्यूरेसी आनी शुरू हो गई। और जब कोविड आया तो कोविड के अंदर तमाम आपके पास लॉकडाउन लग गया, तमाम चीजें बंद हो गई। वापस सोचो, आपके पास तमाम चीजें बंद हैं, कोई लेबर आपके पास नहीं आ रही। आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, तमाम ट्रांसपोर्टेशन बंद हुई हुई है, तमाम चीजें बंद पड़ी हुई हैं। मगर अगर आप एआई से प्रिडिक्ट करवाओगे तो वो बहुत ह्यूज डिमांड दिखा रहा होगा। वजह क्या है? वजह ये क्योंकि वो पास डेटा को देख रहा है। वो पास डेटा तो अभी हमें एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा। तो एआई जाके वहां पे फेल हो गया क्योंकि वो सिर्फ पास डेटा को देख रहा था। मगर अगर हम मैनुअली करें तो मैनुअली हमारे पास एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा। क्यों? जब सब बंद है तो कोई डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं तो फोरकास्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह से जब कोविड गुजर गया तो कोविड गुजरने के बाद क्या हुआ? हम उस वक्त भी एआई यूज नहीं कर सकते। वजह क्या थी? अब कोविड के अंदर कोई काम नहीं है तो तमाम डेटा हमारे पास जीरो है। एआई को जब डेटा देंगे तो दिख रहा होगा मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ। डिमांड जीरो, तो आगे वो फोरकास्ट क्या करेगा? वो भी जीरो फोरकास्ट करेगा, पांच डेटा की बेस पे। बात समझिए। जब आप कोविड में थे तो वो ह्यूज डिमांड शो कर रहा था क्योंकि कोविड से पहले डिमांड थी। वो उसी डिमांड को शो करता रहेगा। और कोविड के बाद वो डिमांड जीरो शो करेगा, जबकि कोविड के अंदर डिमांड खत्म हुई थी। कोविड के बाद जब सब खुल गया तो डिमांड बढ़ गई। तो सिर्फ एआई के ऊपर रिलाय करना उसका फायदा नहीं है।
अगर सिर्फ आप ह्यूमनली आप काम करते हो तो भी उसका फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब आप दोनों को मिला के यूज करो। क्यों? क्योंकि एआई की लिमिटेशंस मौजूद हैं। एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा को मानता है, मगर अगर डेटा के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी, कोई भी इश्यू आ जाएगा, तो वो उसी गलत डेटा को लेके आगे फोरकास्ट करता रहेगा। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा मसला आया वो यही था। मगर जब एआई इन्होंने यूज किया तो एआई ने इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज करना शुरू कर दिया। मगर यार, 2 मिनट रुकना। अच्छा भाई, मगर मसला क्या था हमारे पास? जब कोविड गुजर गया, एआई हमारे पास आ गया, हम एआई को एडजस्ट कर रहे हैं मैन्युअली तौर पे, सब सही चल रहा है। इस सब के अंदर जो सबसे बड़ा फियर होगा वो किस पे होगा? वो होगा लेबर पे। सबसे बड़ा फियर होगा, सबसे बड़ा फियर होगा वो होगा लेबर पे। और लेबर क्या कहेगी? लेबर कहेगी भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्या है? क्योंकि अगर एआई से काम करने लगा तो हम लोगों को सबसे पहले फारिग कर दिया जाएगा। ठीक है। मसलन आपके पास, आपने एक टर्म सुनी होगी, डार्क फैक्ट्रीज। नाम सुनिए आपने? डार्क फैक्ट्रीज। हाँ भाई, एनीवन? डार्क फैक्ट्री का नाम सुना है किसी ने? नो सर। ये नाम अब आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होने वाला है और बहुत जल्दी कॉमन हो जाएगा। चाइना के अंदर डार्क फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। डार्क फैक्ट्री होती क्या है? डार्क फैक्ट्री ये होता है कि वहां पे कोई इंसान काम नहीं करता, पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मशीन्स काम कर रही होती हैं। आईओटी के जरिए उनका सारा डेटा हमारे पास आ रहा होता है, और हम खाली उस डेटा की बेसिस पे हम ये चेक कर रहे होते हैं या क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते हैं कि भाई ये मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। इसको डार्क बोलते क्यों है? इसको डार्क बोलते ही इसीलिए क्योंकि उनको, मशीन्स को लाइट की जरूरत नहीं होती। इंसानों को लाइट की जरूरत है, इंसानों को पंखों की जरूरत है, मशीन को इन सब की जरूरत नहीं है। तो वहां पे ना लाइट की जरूरत है ना पंखे की जरूरत है, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो वहां से एक एंड से कॉस्ट बच रही होती है, दूसरे एंड से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए उसको डार्क फैक्ट्री कह रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन पूरी की पूरी जो कर रहे होती है वो कौन करता है? वो कौन करता है? वो सारे के सारे मशीन्स कर रही होती हैं। और वहां पे किसी इंसान, देखो, टोयोटा की अगर हम बात करें तो टोयोटा के अंदर प्रोडक्शन सारी किससे हो रही है? वो उसके ऊपर चल रही है, बेल्ट पे चल रही है, और सारी मशीनें काम कर रही है, रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। मगर साथ में इंसान भी मौजूद हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। चाइना के अंदर वो कहता है किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है, हमें जितनी भी चीज है वो सब डेटा थ्रू आईओटी हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है। जहां डेटा के अंदर गड़बड़ आनी शुरू होगी, नजर आना शुरू होगा, तो हम उसको सही कर लेंगे। ठीक है। वो डार्क फैक्ट्रीज हैं। तो सबसे ज्यादा जो कंसर्न था वो लेबर को था। ऐसा नहीं हो कि हमें भी यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा, बट लोगों को इस बात से, उनको ये गारंटी दी गई कि भाई आपको फारिग नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा अगर कुछ हुआ भी तो आपकी जॉब शफल कर देंगे, मगर आपको बिल्कुल फारिग नहीं करेंगे। अच्छा, ये टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी वक्त ये बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है। लेवल्स के अंदर कोई, डिवाइस के अंदर कोई आपको कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?